अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर 4 की एक्सरसाइज बेटे स्टार्ट करवाई थी। पार्ट ए डैट इज़ एमसीक्यूज़ जो है वो हमने किया था। मैंने आपको बताए थे कि करेक्ट ऑप्शन जो है, राइट ऑप्शन जो हैं वो कौन से हैं, और मैंने उनको टिक मार्क करवाया था। सेकेंडली हमने पार्ट बी जो है वो स्टार्ट किया था। पार्ट बी के फर्स्ट 8 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे बेटे। फर्स्ट से लेकर 8 तक हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट बेटे। पार्ट बी राइट शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द की इवेंट्स ऑफ एनाफेज इन माइटोसिस। बेटे मैंने आपको माइटोसिस डिटेल से पढ़ाया था। ड्यूरिंग माइटोसिस हमने उसके 4 फेजेस पढ़े थे ना, प्रोफेज, मेटाफेज, और मेटाफेज के बाद क्या आया था, एनाफेज आया था। तो एनाफेज में जो कुछ हो रहा था मैंने आपको डिटेल से बता दिया था। आपकी बुक में एनाफेज भी लिखा हुआ है। आपने यहाँ पे जो कुछ एनाफेज में हो रहा है वो आप चाहे तो पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दो, चाहे आप वो पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दो। इज दैट क्लियर? लिख लोगे ना ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद कर लोगे। मैंने आपको एनाफेज जो है वो डिटेल से पढ़ाया हुआ है। एनाफेज में क्या होता है, सिंपल मैं आपको बता देती हूँ कि स्पिंडल फाइबर जो हैं, जो क्रोमोसोम के साथ जो है अटैच हो जाते हैं और पुल टूवर्ड द पोल्स, ठीक है। और इस पुलिंग में क्या होता है कि क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमेटिड्स के सिमिलर सेट बनते हैं बेटे, और जो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं। माइटोसिस निकालें अपनी बुक में जाके, वहाँ पे एनाफेज पूरा लिखा हुआ है, वही आपने जो है या इस क्वेश्चन के आंसर में राइट करना है। मैंने मेन फीचर जो है वो भी आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बेटे आप लोग आओ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान जो सेंट्रोसोम है उसका क्या फंक्शन है, ठीक है, ये आपने बताना है बेटे। सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोसोम हमने डिटेल से पढ़े थे ना, याद है ना सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है कि सेंट्रोसोम जो है सेल डिवीजन के दौरान बेटे क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, यानी कि उनकी डुप्लीकेशन हो जाती है, डबल हो जाते हैं और माइग्रेट कर जाते हैं ऑपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की ऑपोजिट साइड पे माइग्रेट करते हैं और क्या करते हैं, दे फॉर्म नेटवर्क। वो एक नेटवर्क बना लेते हैं, किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स का नेटवर्क बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। याद आया? और स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, और स्पिंडल फाइबर क्या बना देंगे आगे चल के, स्पिंडल फाइबर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं माइटोटिक स्पिंडल में। और माइटोटिक स्पिंडल आपको पता है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब माइटोसिस होता है तो क्रोमोसोम को सेपरेट करने में जो है माइटोटिक स्पिंडल जो है वो हेल्प आउट करते हैं। तो ये तो एक्सप्लेनेशन थी, दोबारा मैं बता देती हूँ। व्हाट इज़ द फंक्शन, आपने सेंट्रोसोम का फंक्शन बताना है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन होता है। तो बेटे आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, आप इसको पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ, पहले भी मैं एक्सप्लेन किया, दोबारा बता रही हूँ कि सेंट्रोसोम जो है वो डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करेंगे, पहले आप ये लिख दो, द सेंट्रोसोम डुप्लीकेट एंड माइग्रेट टू द ऑपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऑपोजिट साइड पे माइग्रेट कर जाएंगे। दे फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या मैंने कह दिया, दे फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्पिंडल फाइबर। ये एक नेटवर्क बनाएंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जिनको हम लोग क्या कहेंगे, स्पिंडल फाइबर्स कहेंगे। स्पिंडल फाइबर जो हैं दे टुगेदर फॉर्म माइटोटिक स्पिंडल। और माइटोटिक स्पिंडल का पूरा फंक्शन जो है वो आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा हुआ है कि माइटोटिक स्पिंडल हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इज दैट क्लियर? ये मैंने आपको सारा आंसर इसका बता दिया। यही आंसर जो है आपने इसके इस क्वेश्चन के आंसर में राइट करोगे। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11। What are sister chromatids and when do they separate in meiosis? सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं पहले आपने ये बताना है, और मियोसिस, मियोसिस लिखा हुआ है, मियोसिस में ये सेपरेट कब होते हैं ये चीज़ आप बताओगे।
सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं, व्हाट आर सिस्टर क्रोमेटिड्स, आपने सिस्टर क्रोमेटिड्स की डेफिनेशन लिखनी है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह डिटेल से पढ़ाया था, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। सिस्टर क्रोमेटिड्स आर द आइडेंटिकल कॉपी ऑफ क्रोमोजोम कनेक्टेड एट द सेंट्रोमेयर, ये उसकी डेफिनेशन है। अगर किसी बच्चे की स्किप हो गई है या उसको याद नहीं है या बुक में उसको नहीं मिल रही तो वो राइट कर ले। मैंने क्या डेफिनेशन बता दी? Sister chromatids are the identical copies of chromosome connected at the centromere। ये आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं किसकी? क्रोमोजोम की। और कहाँ प्रेजेंट होती हैं? सेंट्रोमेयर पे। क्लियर हो गया? और दूसरी चीज़ क्या पूछी हुई है आपसे? व्हेन डू दे सेपरेट, म्योसिस के दौरान ये कब सेपरेट होती हैं? तो इसका आंसर क्या है? दे सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज 2। एनाफेज 2 जो म्योसिस का है वहाँ पे जो है ये सेपरेट होंगी। आपने एनाफेज लिखी, उसके साथ 2 मेंशन जो है वो ज़रूर करना है। इस तरह का 2 बेटे, 2 रोमन नंबर्स में नहीं, इस तरह जो हम 2 लिखते हैं, म्योसिस 2 लिखते हैं ना जैसे, वैसे एनाफेज 2 आ जाएगा। एनाफेज 2 ऑफ म्योसिस में जो है ये सेपरेट होंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 है बेटे। हाउ इज माइटोसिस रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन? माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो किस तरह जो है रीजनरेशन के साथ जो है वो लिंक है उसका। तो आपको पता है रीजनरेशन क्या होती है कि कुछ एनिमल्स के अंदर एबिलिटी होती है कि अगर एक्सीडेंटली या किसी और वजह से उनकी कोई भी बॉडी का ऑर्गन जो है वो कट हो जाए, रिमूव हो जाए, तो उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने ऑर्गन को दोबारा जो है वो रीजनरेट कर लेते हैं। और इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? हम रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है, रीजनरेशन इन सम एनिमल्स अकर व्हेन दे रीजनरेट बॉडी पार्ट्स। इस पर्पस के लिए जो है वो बेटे न्यू सेल फॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यू सेल फॉर्म होते हैं थ्रू माइटोसिस इन द सेल ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स। सिंपल बता रही हूँ, देखो रीजनरेशन माइटोसिस से कैसे लिंक्ड है। सपोज स्टार फिश है, स्टार फिश का क्या होता है? एक्सीडेंटली आर्म कट हो गया, किसी एनिमल ने खा लिया या कुछ भी, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो जो अगर सपोज उसका एक आर्म कट हो गया, जहाँ से वो कट होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? जो ऑर्गन के बाकी सेल बचे होंगे ना, उनकी डिवीजन शुरू हो जाएगी। वो डिवाइड करते जाएंगे और पूरा का पूरा ऑर्गन जो है वो नया फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि ऐसे ये रीजनरेशन जो है ये एबिलिटी है उन ऑर्गेनिज्म की जो कि अपने ऑर्गन्स को रीजनरेट कर लेते हैं। और इस पर्पस के लिए जो न्यू सेल्स हैं वो फॉर्म होते हैं थ्रू माइटोसिस। माइटोसिस से नए सेल बनेंगे। कहाँ बनेंगे? जहाँ पे ऑर्गन का रिमेनिंग पार्ट रह गया, यानी कि उसका आर्म कट गया लेकिन आर्म का थोड़ा सा पीस तो रह गया ना बॉडी के साथ, वहाँ पे क्या हो जाएगी? डिवीजन शुरू हो जाएगी। डिवीजन कैसे होती है? माइटोसिस के जरिए होती है। तो उसको आप लोग कैसे राइट करोगे? न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड थ्रू माइटोसिस इन द सेल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट्स। इज दैट क्लियर? हमारा पार्ट बी बेटे कंप्लीट हो गया। हम अपने नेक्स्ट पार्ट की पार्ट बी में टोटल 12 क्वेश्चन थे। मैंने आपको 1 बाय 1 सारे जो है समझाए भी और आपको लिखवाए भी। आपने इनको लिखना है, पूरी कोशिश करनी है कि सबको अच्छी तरह से आप जो है राइट कर सको। फिर भी बेटे कोई क्वेश्चन अगर आपसे मिस हो गया, आपको समझ नहीं आई, तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है पार्ट सी जो है वो आता है राइट आंसर इन डिटेल। आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने इनके डिटेल आंसर देने हैं। क्या देने हैं? इनकी डिटेल आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है बेटे? आप इधर पार्ट सी पे आए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ माइटोसिस। बेटे इस क्वेश्चन में आपने पूरा का पूरा माइटोसिस जो है उसको आपने सारा एक्सप्लेन करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। माइटोसिस की डेफिनेशन लिखोगे, माइटोसिस में कितने फेजेस हैं वो सारे फेजेस आपने लिखने हैं, और माइटोसिस की आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको माइटोसिस सारा पढ़ाया था बेटे। यहाँ पे अगर आप आएँ, ये अपनी बुक के पेज नंबर 65 पे और 65 पेज पे आपका पार्ट सी के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है माइटोसिस। यहाँ से माइटोसिस से आप लोग राइट करोगे और आप साइटोकाइनेसिस तक जो है वो कंप्लीट आपने जो है लिखना है। माइटोसिस जब आपका क्वेश्चन आता है तो माइटोसिस में दोनों चीज़ें लिखनी है। आप अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 4 फेजेस लिख के जो है वो आ जाते हैं। नहीं बेटे, माइटोसिस में 2 तरह की डिवीजन होती है, 2 मेजर फेजेस होते हैं। कैरियोकाइनेसिस भी होता है और साइटोकाइनेसिस भी होता है। तो इसलिए बेटे आपने यहाँ तक कंप्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है।
पहले आपने कैरोकाइनेसिस लिखा जिसके 4 फेजेस थे, फिर साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म भी हुई। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ तक पेज नंबर 64 से लेकर 65 ये वाला 4.2 आप अपने क्वेश्चन के आगे हेडिंग ऐसे लिख लो पेंसिल से 4.2 पेज नंबर 65 से लेकर 67 तक जो है डॉटेड सेल यहाँ तक जो है इसका पूरा का पूरा आंसर आप लोगों ने लिखना है विद डायग्राम। अगर डायग्राम बनाओगे तो अगर कोई और बच्चा उसने सारा लिख भी लिया है, सपोज अगर ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उस बच्चे के जिसने डायग्राम बनाई है 8 ऑफ 8 आएंगे और जिसने नहीं बनाई उसके जो है या तो 6 आएंगे या 7 आएंगे। इसलिए आपने ये डायग्राम भी जो है मस्ट ड्रॉ करनी है। ज़रूरी नहीं है आप इस तरह सर्कल की बेस पे बनाओ, आप प्रोफेज लिखो प्रोफेज की डायग्राम बना लो, मेटाफेज लिखो मेटाफेज की बना लो। जिस तरह मैंने अलग अलग फेजेस की डायग्राम बनाई थी ना, आप लोग भी वैसे बना सकते हैं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब साइटोकाइनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो यहाँ पे बेटे आपके जो है बुक में साइटोकाइनेसिस दिया हुआ है पेज नंबर 67 पे। पेज नंबर 67 पे आपको साइटोकाइनेसिस जो है इन एनिमल सेल भी बताया है, इन प्लांट सेल भी जो है आपको डिटेल से बताया है। कल वाली एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वहाँ पे भी जो है हमने इसको मेंशन किया था। तो इसके आगे आप लोग क्या लिखोगे 67 लिखोगे। अच्छा, अक्सर बच्चे अब कंफ्यूज हो रहे हैं, आप लोगों की शक्लें मुझे नज़र आ रही हैं बेटे। ये जो क्वेश्चन है ना डिस्क्राइब द इवेंट्स, तो इवेंट्स ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ माइटोसिस, तो ये देखो हेडिंग यहाँ पे क्या दी हुई है, फेजेस ऑफ माइटोसिस लिखा है ना, उसके अंदर दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, कैरियोकाइनेसिस भी लिखा हुआ है, साइटो भी लिखा है, इसलिए आपने सारे लिखने हैं। डिटेल से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। जब हमने माइटोसिस पढ़ा था तो माइटोसिस के एंड पे मैंने आपको सिग्निफिकेंस बेटे पढ़ाए थे। पेज नंबर 68 पे आए तो वहाँ पे क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस जो है लिखे हुए हैं, ग्रोथ, सेल रिप्लेसमेंट, रीजनरेशन और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये तमाम के तमाम जो हैं माइटोसिस के सिग्निफिकेंस हैं। ये एज इट इज़ आपने लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में जो है वो लिखने हैं। आपने पहले हेडिंग्स देनी है, देन आप लिख लो, चाहे आप पॉइंट्स में लिख लो, जैसे आप लोगों को बेहतर लगता है वैसे आप लोग लिख लो, ठीक है। तो इसके आगे आप लोग दे लो पेज नंबर 68, इसके आंसर 68 लिख लो। डिस्क्राइब द इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ म्योसिस 1, ठीक है। म्योसिस 1 में क्या होता है, तो ये आपका हेडिंग है यहाँ पे म्योसिस, फेजेस ऑफ म्योसिस, ठीक है। नीचे हेडिंग है म्योसिस 1। म्योसिस 1 आपने इसमें लिखना है। म्योसिस 1 में आपका प्रोफेज 1 आएगा, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1, यहाँ तक मेड तक, जहाँ पे ये मेड लिखा हुआ है ना, ये जहाँ पे मेरा बॉल पॉइंट है बेटे इस टाइम, ये मेड, यहाँ तक आपका म्योसिस 1 होता है और म्योसिस 1 ही जो है आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ म्योसिस। हमने म्योसिस के सिग्निफिकेंस बताने हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग आओ पेज नंबर 72 पे बेटे आप लोग आओ तो यहाँ पे आपको हेडिंग नज़र आएगी सिग्निफिकेंस ऑफ म्योसिस। तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ म्योसिस हैं। ये हमने 2 म्योसिस के सिग्निफिकेंस पढ़े थे। म्योसिस मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम और दूसरा क्या था, म्योसिस ब्रिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये दोनों के दोनों जो हैं आपने जो सिग्निफिकेंस है वो अपने लास्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 में जो है बेटे ये आपने राइट करना है। इज दैट क्लियर? शाबाश। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर डी, इनक्यूस्टिव क्वेश्चन जो हैं ये आपको दिए हुए हैं। इनक्यूस्टिव क्वेश्चन बेसिकली जस्ट लाइक साइंटिफिक रीज़न होते हैं, आपने रीज़न बताना होता है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। रीज़न बेसिकली आपने बताना होता है, वजह बतानी होती है, पता होता है कि ऐसा हो रहा है लेकिन क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, उसका पर्पस क्या है, ये सारा कुछ हम इसमें बताएंगे। ये लॉन्ग नहीं होते ना ये शॉर्ट होते हैं, बल्कि ये मतलब बहुत शॉर्ट भी नहीं होते, बहुत लॉन्ग भी नहीं होते। आपने इनको एक्सप्लेन ज़रूर करना होता है, रीज़न देना होता है, आपने पर्पस बताना होता है जो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए। पार्ट डी की तरफ आओ आप लोग। इनक्यूस्टिव क्वेश्चन जो है वो आपको दिए हुए इनक्यूसिटिव क्वेश्चंस हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। व्हाट रोल माइट मिस्टेक इन द सेल साइकिल चेक पॉइंट्स प्ले इन द इमर्जेंस ऑफ कैंसर।
जो हमने कैंसर की डिजीज़ पढ़ी थी, ठीक है। तो सेल साइकिल में ऐसी कौन सी मिस्टेक होती है ड्यूरिंग जो सेल साइकिल पूरा हो रहा है, जब डिवीजन हो रही है, ऐसी कौन सी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से कैंसर जो है बेटे वो होता है। तो अगर आपको याद हो तो हमने ये चीज़ डिटेल से जो है पीछे पढ़ी थी, मैं आपको दिखा भी दूँ कि ये किधर है। यहाँ पे अगर आप लोग आओ, एरर इन माइटोसिस, बेटे पेज नंबर 68 पे अगर आप लोग आएँ तो यहाँ पे आपको कैंसर की जो है वो सारी की सारी जो है इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर खुद से भी एक दफ़ा एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बुक में अगर इसका आंसर सही तरह से राइट नहीं है तो आप लोग खुद जो है आपके अंदर बेटे इतनी कैपेबिलिटी आ जाए कि आप लोग इसका आंसर अच्छी तरह से खुद राइट कर सको। तो मिस्टेक जो है वो सेल साइकिल में जो है ड्यूरिंग सेल साइकिल मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है, ठीक है। और कैंसर कैसे होता है, जब सेल के अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, मतलब कोई कंट्रोल नहीं है, कंटिन्यूसली जो है अगर सेल डिवीजन होती जाए हम उसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन जब होती है तो क्या चीज़ काज होती है, दिस काज कैंसर, ठीक है। डीएनए डैमेज, अब ये जो अनकंट्रोल है या तीन रीज़न है, आप इनको पॉइंट वाइज लिखें। देयर आर 3 रीजंस ऑफ कैंसर इमर्जेंस। कैंसर होने के 3 मेन रीज़न है, आप लोग पॉइंट्स में लिख लो बेटे, पहले रफ कॉपी में लिख लो, देन आप लोग इसको जो है खुद से जो है फिर आप नीट कॉपी पे लिख लेना। कैंसर होने की 3 मेन वजूहात हैं। पहली क्या है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन, के अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो रही है। दूसरी क्या है, डीएनए डैमेज अकामुलेशन, मतलब डीएनए जो है उसका जितना जो डैमेज डीएनए है, ब्रेक डाउन है उसका, कोई भी चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, वो एक ही जगह पे जमा होना शुरू हो जाती हैं। तीसरा रीज़न क्या है, क्रोमोजोमल इंस्टेबिलिटी, क्रोमोजोम में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं रहती। ये 3 मेन रीज़न है जिनकी वजह से कैंसर कॉज होता है। मैंने क्या बता दिया, अनकंट्रोल सेल डिवीजन, डीएनए डैमेज अकामुलेशन, एंड नंबर 3 इज क्रोमोजोमल इंस्टेबिलिटी। इसके अलावा जब G1 हो रहा होता है तो G1 चेक पॉइंट पे क्या होता है, एरर्स आ जाते हैं, और G2 चेक पॉइंट जो है वो इन एरर को मतलब देख नहीं पाता, वो फेलियर उसका होता है कि वो इनको चेक नहीं कर सकता। G1 में 2 फेजेस थे ना, एक G1 था एक G2 था। G1 में बेटे क्या होगी, ये एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। और G2 जो है वो चेक पॉइंट था, लेकिन वो उसका फेलियर होता है कि वो इस पर चेक नहीं करता। और M फेज के अंदर जो है ये एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर जो है वो उनके अंदर आ चुके होते हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर है उनके अंदर एबनॉर्मेलिटी M फेज में आ जाती है। और ये मिस्टेक जो है आगे जो है बढ़ती रहती है, और इससे क्या फिर होता है कि सेल डैमेज हो जाता है, सेल की ग्रोथ होती रहती है, और सेल के अंदर फिर आगे आपने क्या लिखना है कि जब एक जगह पे बहुत सारे सेल जो है वो स्टोर हो जाएंगे तो वो क्या बना लेंगे, ट्यूमर बना लेंगे, और देन जो है ट्यूमर जो है वो क्या काज कर देगा, वो कैंसर काज कर देगा। यहाँ पे देखो आपके लिखा हुआ है, ड्यू टू अनकंट्रोल्ड इवन मैसेज ऑफ सेल्स आर फॉर्म, ठीक है। मैसेज को हम क्या कहेंगे, ट्यूमर कहेंगे। अगर ट्यूमर जो है अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बीइंग कहेंगे। लेकिन अगर वो माइग्रेट कर जाता है और दूसरे टिश्यूज़ में चला जाएगा तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कैंसर। क्लियर हो गया। तो ये थे कि कैंसर जो है वो कैसे काज होता है, उसके रीज़न मैंने आपको 3 बता दिए। पहले आपने तीनों रीज़न बताने हैं, देन आपने क्या 3 रीज़न दोबारा बता देती हूँ। कौन कौन से रीज़न थे, अनकंट्रोल सेल डिवीजन था, डीएनए डैमेज अकामुलेशन थी, और क्या थी बेटे, क्रोमोजोमल इंस्टेबिलिटी थी। एरर्स कहाँ आते हैं, G1 चेक पॉइंट पे। उसके बाद G2 जो है उसका फेलियर होता है कि वो ये जो डिफरेंट टाइप के जो रीजंस थे जिनकी वजह से डैमेज सेल जो है वो डिवाइड होते जा रहे हैं, उनको चेक नहीं करता, और आगे ये जो है वो मूव ऑन कर जाते हैं, और क्रोमोसोम के नंबर्स के अंदर जो है वो एरर्स आ जाते हैं,
और फिर आगे जो है ये ट्यूमर काज करते हैं और ट्यूमर जो है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपने बेटे पूरा क्वेश्चन जो है जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे ही आपने इसको राइट करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू स्किन सेल डिवाइड कंटिन्यूसली थ्रू आउट एन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस बट नर्व एंड मसल सेल परमानेंटली एग्जिस्ट द सेल साइकिल। आपसे दो बातें पूछी हुई हैं। पहली बात आपसे क्या पूछी है, पहली बात आपसे क्या पूछी है कि हमारे जो स्किन सेल हैं बेटे वो थ्रू आउट लाइफ, यानी कि जब तक हमारी ज़िंदगी है, डिफरेंट एनिमल्स में, हम ह्यूमन बींग्स में भी सेल, स्किन के जो सेल हैं वो कंटिन्यूसली उनके अंदर जो है सेल की डिवीजन होती रहती है। लेकिन इसके अलावा जो नर्व सेल हैं या जो मसल सेल्स हैं उनमें जो है सेल की डिवीजन का एक स्पेसिफिक टाइम है, उसके बाद उनकी डिवीजन जो है एक एज आती है, ठीक है। उस एज में एक टाइम है बेटे, एक नंबर है कि सेल ने इतनी बार डिवाइड होना है, उसके बाद फर्दर डिवीजन जो है वो नहीं होती, वो स्टॉप कर जाती है। तो आपने रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों है, सेल जो स्किन सेल हैं वो क्यों डिवाइड करते रहते हैं, जो नर्व सेल और जो मसल सेल्स हैं वो डिवाइड करना क्यों छोड़ देते हैं, आपने इसका रीज़न बताना है। तो बेटे मैं आपको समझाती हूँ, इसको अच्छी तरह से समझो, मेरी बात को सुनो और इसको जो है अपनी वर्डिंग्स में आपने लिखने की कोशिश करनी है। जो स्किन के सेल्स होते हैं बेटे वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज दे आर एक्सपोज्ड। वो एक्सपोज होते हैं ना, हमारी स्किन हर टाइम एक्सपोज्ड है। अब ये मेरे हाथ हैं, मेरे पाँव हैं, फेस है, स्किन एक्सपोज्ड होती है, मतलब नज़र आ रही है स्किन। आपको नर्व सेल तो नज़र नहीं ना आ रहे इस टाइम, ना आपको मसल सेल्स अपने नज़र आ रहे हैं, वो तो स्किन के अंदर है ना। तो स्किन सेल जो है वो हमेशा जो है एक्सपोज होती है टू वियर, डैमेज और इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि अगर आपको सन की रेस पड़ी हैं तब भी आपकी स्किन का बर्न हो जाता है। कोई अक्सर हम हाथों से काम करते हैं, हमारे हाथ पे कोई कट लग जाता है, कोई ज़ख्म हो जाता है, तो स्किन जो है उसका एक्सपोजर होता है बेटे, और स्किन जो है बहुत सारे फैक्टर से जो है उसके अंदर डैमेज आते रहते हैं। तो स्किन जो है बेटे ये एक प्रोटेक्टिव जो है बैरियर के तौर पर जो है वो एक्ट करती है, और इसके अंदर एक मतलब गॉड गिफ्टेड भी कह सकते हैं या साइंटिफिकली भी हम लोग ये कह सकते हैं कि स्किन के अंदर रेगुलरली जो है रिप्लेस होते रहते हैं सेल्स। यानी कि जो मसल सेल्स हैं या बेटे जो दूसरे सेल्स हैं वो क्या होते हैं, वो इतनी ज़्यादा उनका एक्सपोजर नहीं है, ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। स्किन जो सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड सेल्स होते हैं, कोई ना कोई ऐसी वजह होती है जिससे उनको डैमेज पहुंचता रहता है। ज़्यादा डैमेज पहुंच रहा है, बार बार डैमेज पहुंच रहा है, तो बार बार जो है नए सेल उसकी जगह ले रहे हैं, डैमेज सेल को रिपेयर कर रहे हैं। इसलिए स्किन सेल्स की डिवीजन जो है वो क्या रहती है, वो कंटिन्यू रहती है। तो आप सिंपल लिख सकते हो, टू मेंटेन द प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर ओल्ड और डैमेज सेल मस्ट बी रेगुलरली रिप्लेस्ड बाय सेल डिवीजन। यानी कि जो पुरानी स्किन है या जो डैमेज सेल हैं स्किन के वो रेगुलरली जो है रिप्लेस होते रहते हैं न्यू सेल के साथ थ्रू माइटोसिस। माइटोसिस का प्रोसेस होगा, पुरानी स्किन, डैमेज स्किन जो है वो रिप्लेस हो जाएगी बाय माइटोसिस, सेल नए जो हैं वो वहाँ पे आ जाएंगे। ये बात स्किन सेल की होगी। अब हम आते हैं नर्व सेल और मसल सेल। नर्व सेल और मसल सेल जो है परमानेंटली एग्जिस्ट करते हैं सेल साइकिल में, और ये कब होते हैं, G0 यानी कि G0। आपने एक जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने एक बताया था ना कि G0, G1, G2 और G0 भी हमने पढ़ा था। तो वहाँ पे कौन से सेल जाते हैं, जो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो हाईली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है कि वो या तो सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे या कंट्रैक्टिंग या मूवमेंट के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी होती है बेटे, नर्व सेल। नर्व सेल क्या करते हैं, ये सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। मसल सेल्स क्या करते हैं, ये मसल्स की मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं बेटे ये अलग हो जाते हैं उसी टाइम, और इनका जो है वो इतना ज़्यादा फास्ट जो है वो रिपेयर मैकेनिज्म नहीं होता, लेकिन कभी कभार इनकी सेल डिवीजन के थ्रू जो है वो रीजनरेशन हो जाती है। सिंपल आप ये लिख सकते हो कि नर्व एंड मसल सेल परमानेंटली एग्जिस्ट इन सेल साइकिल
एंटरिंग अ फेज कॉल्ड G0। अगर आप लोग इधर पीछे और मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर आप लोग कहाँ है आपका बुक में बेटे, यहाँ पे आए, ये है G0 फेज। इधर आए, ये देखें पेज नंबर 65 पे आओ बेटे। मैनी सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग देयर स्पेसिफिक फंक्शन, दिस फेज इज कॉल्ड G0 फेज। मैनी सेल फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन, अब समझ आई है, न्यूरॉन मैंने पढ़ाया भी था उस टाइम। तो इधर ही नर्व सेल भी हैं, इधर भी क्या है मसल सेल्स भी हैं। ये कहाँ होते हैं G0 फेज में रहते हैं फॉर इनडेफिनेट पीरियड। और जो है ये आगे फर्दर जो है वो एंटर नहीं होते, और ये जो है फर्दर इनकी डिवीजन भी नहीं होती क्योंकि ये G0 फेज में चले जाते हैं। क्लियर हो गया। और G0 फेज में जो सेल एग्जिस्ट करते हैं ना बेटे, वो डिवाइड करना स्टॉप कर जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये अपने स्पेशलाइज फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। जैसे कि कॉमन एग्जांपल आपकी मसल सेल्स की दी हुई है और नर्व सेल्स की दी हुई है। नर्व सेल का काम क्या होता है, वो मैसेजेस जो हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं, और जो मसल सेल्स हैं वो हमारी जो मस्कुलर मूवमेंट्स है और कंट्रैक्शन है या रिलैक्सेशन है उनको देखते हैं। तो ये G0 फेज है। G0 फेज में आपके जो मसल सेल्स और नर्व सेल जो है वो G0 फेज की एग्जांपल है। ये भी G0 फेज लिखा हुआ है और ये भी G0 फेज लिखा हुआ है। G0 फेज में जो सेल जाते हैं वो डिवाइड नहीं करते, दे स्टॉप डिवाइडिंग और दे चेंज इनटू स्पेशलाइज सेल और दे परफॉर्म देयर स्पेशलाइज फंक्शन। कॉमन एग्जांपल न्यूरॉन सेल एंड मसल सेल। इज दैट क्लियर। अगर आपको लिखना खुद से नहीं भी आ रहा, समझ नहीं आ रही कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगी, पेज नंबर 65 पे बेटे G0 फेज इसका आंसर है। इधर नीचे भी यहाँ पे लिखा हुआ है G0, तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हो। क्या बता दिया कि सिंस सेल डिवाइड करते रहते हैं, क्यों करते हैं वो भी मैंने वजह बता दी। नर्व सेल और मसल सेल जो है वो क्यों नहीं करते, क्योंकि वो G0 फेज में होते हैं। कोशिश मैंने पूरी की है कि आपको एक्सरसाइज अच्छी तरह से जो है एक्सप्लेन कर सकूं। इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है तो आप लोगों को समझ आए बेटे। आपको मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी। एक्सरसाइज के 4 पार्ट्स थे, A B C एंड D। पूरे के पूरे पार्ट्स मैंने आप लोगों को करवाए। आपने पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरह करनी है। आपकी पेपर में 80% क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज ही में से आते हैं। एक्सरसाइज आपने कभी नहीं छोड़नी। एक्सरसाइज को अक्सर बच्चे समझते हैं कि छोड़ दो यार, मैंने पूरा चैप्टर तो किया, एक्सरसाइज पढ़ने की क्या ज़रूरत है। नहीं, आपने एक्सरसाइज ज़रूर पढ़नी है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमें आंसर तो आ रहा होता है, आंसर आता है बच्चों को, लेकिन होता क्या है स्टूडेंट्स, जब आप लोग क्वेश्चन देखते हो ना तो आपको अक्सर यही समझ नहीं आ रही होती कि इस क्वेश्चन में मैंने लिखना क्या था, आंसर में लिखना क्या है। तो उस चीज़ के लिए इस एक्सरसाइज को करना जो है बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि नर्व सेल और मसल सेल जो है वो उनके अंदर डिवीजन क्यों नहीं होती, आप लोगों को नहीं पता चलना था अगर मैं ना बताती। हालांकि हम पढ़ के आए थे कि G0 फेज में जो है वो सेल डिवाइड नहीं होते, बल्कि क्या हो जाते हैं, सेल स्पेशलाइज हो जाते हैं। स्पेशलाइज सेल क्या होते हैं, मैंने आपको समझाया था, वो जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन आपको ये यहाँ पे समझ नहीं आ रही थी कि इसका आंसर हमने क्या लिखना है। तो प्यारे बेटे मेरी बात को समझा करो और इस बात को कोशिश किया करो कि माना जाए, क्योंकि इसमें मानने में ना आपकी ही आफियत है, आप ही का फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे तो सिर्फ खुशी होगी कि अगर आप लोग अच्छे मार्क्स ले लेते हो और मेरी किसी बात की वजह से आपका अच्छा नंबर आ जाता है, मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती। आप लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, हर क्वेश्चन का आंसर आपको जो है फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 9 क्लास, टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।